भारत के प्राकृतिक प्रदेशों के अध्ययन के क्रम में आज हम देखने वाले हैं तटीय मैदान के बारे में। ठीक है, तटीय मैदान में आप जानते हैं कि आपको दो तटीय मैदान देखने को मिलते हैं। एक आपका हो गया पश्चिम तटीय मैदान और दूसरा आपका हो गया पूर्व तटीय मैदान या पूर्वी तटीय मैदान। तो दोनों का आज हम अध्ययन करेंगे और ये दोनों परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि अभी आप तटीय मैदानों से तो प्रारंभिक परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन जो पूर्वी घाट है और जब पश्चिमी घाट के बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि मैदानों के बाद ही ये आपका पश्चिमी घाट पर्वत शुरू हो जाता है और यहाँ से आपका पूर्वी घाट रेंज शुरू हो जाता है। तो इनके बारे में लगातार प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और जब बात हम करते हैं मैदानों की, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके मुख्य परीक्षा के लिए मददगार है। मुख्य परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जब भी आप देखते हैं भारत का मैप देखते हैं, तो जो भारत का प्राकृतिक विभाजन है उसमें से एक है तटीय मैदान, और तटीय मैदान के अंतर्गत आपको पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान आपको देखने को मिलता है। अब इसमें बात आती है, आप मैप देखते होंगे तो साधारण सा आपको दिखता होगा कि जो पूर्वी तटीय मैदान है इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत ज़्यादा है किससे, पश्चिमी तटीय मैदान से। कारण क्या है अभी आपको जब डिटेल में बताएंगे एक एक करके, तो वहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे। अब जब मैदानों की बात हम करते हैं तो सबसे पहले आता है कि भाई मैदान बने कैसे। कोई भी मैदान है, चाहे आप पश्चिमी तटीय मैदान की बात कर लीजिए या पूर्वी तटीय मैदान की बात कर लीजिए, तो ये बने कैसे। तो बनने के क्रम में कल आपने देखा था एक अभ्यास प्रश्न भी आपने किया था। ठीक है, तो अभ्यास प्रश्न जब आपने किया था जिसमें आपने देखा था कि जो नदियां हैं भारत में, जो नदियों का प्रवाह है वो किस तरह है, पश्चिम से पूर्व आपको दिया गया था। आपके पास जो बुक होगी, जो मैंने कहा था अनसॉल्व पेपर ले लेना, तो उसमें आप देखोगे 1992 में 1992 में वो प्रश्न पूछा गया है शायद, कि पश्चिमी भारत में प्रवाह जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, क्यों। ये प्रश्न मुख्य परीक्षा में पूछा गया है। तो जब हमने कल उसकी चर्चा किया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि पहले ये जो आपका अरब सागर देखने को मिलता है, अरब सागर जो क्षेत्र देखने को मिलता है, ये अरब भ्रंश का हिस्सा हुआ करता था, हमारे प्रायद्वीपीय पठार से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब अरावली का अग्रभाग जब टकराया था तिब्बत के पठार से या यूरेशियन प्लेट से, तो उसके कारण जो दबाव पड़ा था उसके कारण ये भूखंड जो था वो टूटकर नीचे दब गया था, निमज्जित हो गया था, जिसके कारण बाद में हिंद महासागर का उस पर जल आ गया। और इसके साक्ष्य के रूप में आपने देखा था, द्वारका का क्षेत्र देखा था कि किस प्रकार से द्वारका में आज इसके साक्ष्य मिलते हैं। और जब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की, तो पूर्वी घाट के संबंध में आपने देखा था कि जब ये तट जो है यहाँ से अलग हुआ था, अरब सागर का जो भाग है या अरब भ्रंश जो था वो यहाँ से जब टूटा था, तो ये भाग क्या हुआ था, थोड़ा सा ऊपर उठ गया था, जिसके कारण ये भाग अपने आप परिणाम स्वरूप थोड़ा सा दब गया था। इसके दबने के साक्ष्य जो आप देख रहे थे वो आप देख रहे थे कि बंगाल में आप देख रहे थे जो डेल्टा है वहाँ पे आप देख रहे थे कि सुंदरी बन के जो तने हैं वो 150 मीटर की गहराई पर आपको देखने को मिलते हैं। और ये उदाहरण है, ये आपके प्रमाण हैं कि जो ये वाला भाग है ये आपका दबा हुआ भाग है, निमज्जित हुआ भाग है, और ये अपमज्जित हुआ भाग है। ठीक है, अब दूसरी बात आती है कि देखेंगे आप, जब आप पश्चिमी घाट का अध्ययन करेंगे तो आप देखने को पाएंगे कि पश्चिमी घाट के अंतर्गत जो तट होते हैं, जो तट रेखा होती है, जो तट होते हैं, उनको भी क्या माना जाता है, तट को हम स्थल मानते हैं, स्थल रूप के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। तो जो पश्चिमी घाट के तट हैं, क्योंकि यहाँ पे चट्टानें खड़ी हैं, तो पश्चिमी घाट के जो तट हैं उनको हम मैदान के अंतर्गत नहीं रखते हैं। क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मैदान हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर आपको देखने, मतलब रेतीली भूमि यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलती है, और इस मैदान की चौड़ाई भी कम है। और इस मैदानी क्षेत्र में जो तटीय क्षेत्र है, विशेषकर जहाँ पे बीचों का विस्तार हुआ है, वहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि कोई भी अस्थाई, जैसे कि अस्थाई कार्य, जैसे कि आप कृषि कह लीजिए, मानव बसावट कह लीजिए, तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्षेत्र में नहीं देखने को मिलती है, क्योंकि इनका जो तट है वो बहुत पथरीला है, तो यहाँ पे अस्थाई निर्माण देखने को नहीं मिलता है। तो जब कृषि नहीं होता है तो इसके अंतर्गत हम मैदान के अंतर्गत इसको कंसीडर नहीं करते हैं। लेकिन जब आप पूर्वी घाट में आ जाते हैं, पूर्वी घाट के मैदान की बात करते हैं, पूर्वी मैदान की बात करते हैं, तो आप देखने को पाएंगे कि क्योंकि ये तट जो है ये निमज्जित हुआ था, निमज्जित होने के कारण क्या है, और बहुत सारी नदियां आप देखते हैं कि जो भी आपकी हिमालय तंत्र की, प्रायद्वीपीय पठार की जो भी नदियां हैं वो उनका प्रवाह जो है पश्चिम की तरफ है, कह लीजिए, या आप कह लीजिए दक्षिण पश्चिम, आप कह लीजिए कि ये आपका हो गया
दक्षिण, ये हो गया आपका पूर्व, दक्षिण पूर्व की तरफ है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियों द्वारा गाद भारी मात्रा में लाया जाता है। जैसे आप देखते होंगे कि इस क्षेत्र में पश्चिम बंगाल में, इसके बाद जो आपकी प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ हैं वहाँ भी लगातार बहुत सारी नदियाँ आपको क्रम से देखने को मिलती हैं। तो इनके द्वारा क्या किया गया है कि जो ये मैदान है, क्योंकि ये निमज्जित हुआ था, निमज्जित होने के कारण यहाँ पे आपके रेतीली भूमि देखने को मिलती है। जो सागर का बहाव है, सागर का जो निक्षेपण है वो भी इस मैदान में देखने को मिलता है। नदियों का जो अवसाद है वो भी इस मैदानों पर निक्षेपित होता है, जिसके कारण इस मैदान की चौड़ाई ज़्यादा है। और इस मैदान की चौड़ाई ज़्यादा होने के साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि इसके मैदानी क्षेत्र में कृषि का भी विकास है, बस्तियों का भी विकास है। मतलब इससे आपके मैदानी क्षेत्र में भी, तटीय क्षेत्र में भी बस्तियों का विकास हुआ है। इसके साथ साथ कृषि और बागवानी का भी विकास हुआ है, जिसके कारण इसको हम मैदानी भाग के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। इनके जो भी समुद्री बीच हैं, पूर्वी तट पे जो भी समुद्री बीच हैं उसको हम मैदानी भाग के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। लेकिन जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी भाग है, आप कह लीजिए पश्चिमी तटीय मैदान है, उनके समुद्री बीचों को हम मैदान के अंतर्गत कंसीडर नहीं करते हैं। जिसका कारण ये है कि वहाँ पे अस्थायी निवास, अस्थायी बस्तियाँ, अस्थायी कृषि के साक्ष्य अभी भी देखने को नहीं मिलते हैं, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है वो उस लायक नहीं है, पथरीली है। और यहाँ पे क्या है, क्योंकि बहुत सारी नदियाँ हैं जिनके द्वारा निक्षेपण हो रहा है, बंगाल की खाड़ी के द्वारा यहाँ पे निक्षेपण हो रहा है, तो जिसके कारण आपको देखने को मिलता है कि इनके जो भी समुद्री बीच हैं उनको हम मैदान के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। अब दूसरी बात, आपने समझ लिया कि निर्माण कैसे हुआ, इसका निर्माण कैसे हुआ ये आपने समझ लिया। अब बात आती है कि यदि हम बात करें कि पूर्वी तटीय जो मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ, क्योंकि ये निमज्जित हुआ था। निमज्जित होने के साथ साथ, एक मिनट, निमज्जित होने के साथ साथ आपको देखने को मिलता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ पे किस क्रम की आपको चट्टानें देखने को मिलती हैं। इस क्षेत्र विशेष में, इस पूरे भाग में कौन सी क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं। चट्टानों का क्रम तो आपने पढ़ा होगा, तो किस क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलती हैं, और इस तरफ किस क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं आपको। पूर्वी जो आपका तटीय क्षेत्र है यहाँ पे किस तरह की चट्टानें देखने को मिलती हैं, और जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है यहाँ पर किस प्रकार की चट्टानें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर किस तरफ की, आर्कियन। आर्कियन क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि अरावली आपका देखने को मिलता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आपको इस रीजन में देखने को मिलती हैं, इस मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलती हैं, जबकि इधर आपको कुडप्पा क्रम की चट्टानें देखने को मिलती हैं। तो ये एक अंतर हो गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप देखेंगे कि जब पश्चिमी घाट की हम बात करते हैं, पश्चिमी तट की हम बात करते हैं, तो आप देखने को पाओगे कि यहाँ पे जो नदियाँ हैं वो एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, यहाँ पे जो नदियाँ हैं इस भूभाग में आपको देखने को मिलेगा एस्चुरी देखने को मिलेगा। और जब आप आएंगे पूर्वी मैदान में तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे डेल्टा देखने को मिलेगा। तो एक मूलभूत अंतर क्या है एस्चुरी और डेल्टा में, वो भी पता होना चाहिए। और क्यों ऐसा होता है कि जो नदियाँ हैं, जो पूर्वी तट की नदियाँ हैं वो डेल्टा बनाती हैं, और जो पश्चिमी तट की नदियाँ हैं वो एस्चुरी क्यों बनाती हैं, ये भी आपसे एक प्रश्न, सामान्य सा प्रश्न पूछा जा सकता है। अब इसके लिए ज़रूरी क्या है, इसके लिए ज़रूरी है कि आपको नॉलेज होना चाहिए कि डेल्टा किसे कहते हैं और एस्चुरी किसे कहते हैं। है किसी को जानकारी कि डेल्टा किसे कहते हैं, या डेल्टा और एस्चुरी में अंतर क्या है, कितने लोगों को पता है डेल्टा और एस्चुरी में अंतर क्या होता है। तो नदियों, हाँ ठीक है, और एस्चुरी में भी तो इकट्ठा होता है। हाँ, त्रिभुज के आकार का होता है। और एस्चुरी कारण क्या होता है, आकार का तो कारण आप नहीं बता सकते ना। जैसे मैं पूछ रहा हूँ कि एस्चुरी और डेल्टा में अंतर क्या होता है। सबसे बड़ा अंतर जो होता है, जहाँ पे डेल्टा होता है वहाँ पे क्या है कि नदियाँ ऊपर से गिरती हैं। जैसे आप बोलते हो कि पढ़ते क्या हो, इस क्षेत्र विशेष के लिए क्या पढ़ते हो कि नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो एक अंतर ऊंचाई का भी आता है। और दूसरा एस्चुरी में क्या होता है कि नदियाँ जो हैं समुद्र तल के बराबर में उस भूभाग को काट देती हैं और आसानी से जाकर इसमें मिलती हैं। जैसे आप नर्मदा घाटी पढ़ते होगे तो इसमें क्या है कि नदियों ने समुद्र तल के बराबर में उस घाटी को चौड़ा कर दिया है, उस समतल को बना दिया है। तो इसमें क्या होता है, एस्चुरी में क्या होता है कि जो समुद्र
कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहाँ पे समुद्र का खारा जल और नदियों का मीठा जल आपस में मिलता है और बना रहता है। जबकि डेल्टा में आपको देखने को मिलेगा कि डेल्टा में क्या होता है कि नदियाँ गिरती हैं ऊंचाई से, कुछ ऊंचाई से गिरती हैं, जिसमें क्या है कि जल ऐसे मिल नहीं पाता है कि समुद्र का खारा जल और नदियों का मीठा जल आपस में मिल नहीं पाता है। तो ये अंतर होता है। बाकी आकृति का अंतर होता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे आपने बोला कि जो डेल्टा होता है वहाँ पे क्या होता है, नदियों द्वारा लाया गया सारा अवसाद जमा होता है। जबकि एस्चुरी में भी आपको देखने को मिलेगा कि अवसाद तो होता है, लेकिन जो उसकी मात्रा होती है वो बहुत ही सीमित होती है, बहुत ही कम होती है। क्योंकि जहाँ पे एस्चुरी होगी वहाँ पे भी कुछ अवसाद आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो उनकी मात्रा होती है वो काफ़ी कम आपको देखने को मिलती है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो ये विभाजन है, जैसे कि आपने देखा पूर्वी मैदान या पश्चिमी मैदान, तो आपको देखने को मिलेगा इनको राज्यों के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे कुछ भागों में बांटा गया है। जैसे जब आप बात करते हैं पश्चिमी तटीय मैदान की, तो पश्चिमी तटीय मैदान को पुनः 3 उपभागों में बांटा जाता है। कौन से उपभाग हैं? कौन से उपभाग हैं यहाँ पे? आपने पढ़ा होगा मालाबार तट, कोंकण तट, कन्नड़ तट। तो ये क्या है? ये इसके विभाजन है। ये जो मैदान है इसी का विभाजन है। राज्यों के आधार पे इनका क्रम बदला गया है। जैसे आप देखते होंगे मालाबार तट, मालाबार तट क्यों नाम पड़ा? क्योंकि वहाँ पे एक भाषा, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? केरल राज्य में आपको कौन सी भाषा देखने को मिलती है? हाँ, ठीक है। तो मलयाली भाषा के नाम के आधार पे उसका नाम मालाबार तट पड़ा था। तो आप देखेंगे कि जो आपका पश्चिमी तट है, तो यहाँ पे कुछ किताबों में आपको देखने को मिलेगा कि जो गुजरात का मैदान है उसको भी पश्चिमी तट के अंतर्गत देखते हैं। लेकिन कुछ किताबें आप पढ़ेंगे जहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ पश्चिम जो है ये आपका गुजरात का भाग है, इसको उससे निकाल दिया जाता है। मतलब इसकी शुरुआत आपके कोंकण तट से होती है। तो कहने का मतलब कि कुछ किताब आप पढ़ेंगे शायद, तो वहाँ पे आपको देखने को मिले कि जो पश्चिमी तटीय मैदान है उसको जब उपभागों में वर्गीकृत किया जाता है, तो वहाँ पे सबसे पहला भाग बताते हैं कि गुजरात का मैदान, फिर दूसरा आपको बताएंगे कोंकण का मैदान, फिर तीसरा आपको बताएंगे कन्नड़ का मैदान, फिर आपको बताएंगे लास्ट में आपको बताएंगे मालाबार तट या मालाबार का मैदान। लेकिन जो गुजरात का मैदान है वो इसमें नहीं आता है। मूलभूत रूप से देखें तो वो इसमें नहीं आता है। गुजरात का जो मैदान है वो अलग है, और जो मैं आपको बताऊंगा वो यही बताऊंगा कि आप इसका जो विस्तार है वो इसको 3 उपभागों में बांटते हैं। और 3 उपभागों में सबसे पहले जो आता है वो कोंकण तट आता है। कोंकण तट के बाद जो आपका दूसरा आता है वो आपका कन्नड़ तट आता है, और कन्नड़ तट के बाद तीसरा आपका मालाबार तट आता है। इसी तरह से जो आपका पूर्वी मैदान है, जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है, इसको भी कुछ उपभागों में राज्यों के आधार पे बांटा जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना होगा कि जो पूर्वी तटीय मैदान है ये कितने राज्यों में विस्तारित है। यदि आप देखें तो ये कितने राज्यों में विस्तारित है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कितने राज्यों में ये विस्तारित है? कौन से 4 राज्य हैं? पश्चिम बंगाल भी इसमें शामिल है। पूर्वी तटीय मैदान में पश्चिम बंगाल का मैदान भी शामिल है। पूर्वी तटीय जो मैदान का विस्तार है उसमें पश्चिम बंगाल शामिल नहीं है। उड़ीसा से इसका विभाजन किया गया, जिसको आप पढ़ते होंगे उत्कल का मैदान। ठीक है, उत्कल का मैदान। उत्कल के मैदान के बाद आपका आता है दूसरा विस्तार आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में आप सुनते होंगे काकीनाडा का मैदान, ठीक है, या काकीनाडा का तट। इसके बाद तीसरा आपका आ जाता है तमिलनाडु में, जिसको आप बोलते हैं कोरोमंडल तट या तमिलनाडु तट के नाम से आप जानते हैं। तो जो इसका विस्तार है, अभी जब आपको बताया जाएगा कहाँ से लेकर कहाँ तक विस्तार माना जाता है, तो वहाँ पे आपकी चीज़ें इसकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक हो गया ये आपने देख लिया। यदि आपसे कभी पूछा जाए कि जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है यह किन राज्यों में विस्तारित है, तो आप 3 राज्य का नाम लेंगे, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। जब आपसे पूछा जाए कि आपका जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये कितने राज्यों में विस्तारित है, तब आपका जवाब होना चाहिए महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद कर्नाटका और कर्नाटका के बाद केरल। इसका कुछ भाग तमिलनाडु में भी पड़ता है, जैसे कन्याकुमारी आप बोलते हैं, कुमार अंतरद्वीप बोलते हैं, तो ये सारे के सारे पड़ते हैं आपके तमिलनाडु राज्य में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। लेकिन इसका जो ज़्यादातर विस्तार है, तमिलनाडु राज्य का जो ज़्यादातर विस्तार है वो आता है आपके पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत। इसीलिए जब हम पश्चिमी तटीय मैदान की बात करते हैं, क्योंकि तमिलनाडु राज्य तक विस्तार माना जाता है, लेकिन तमिलनाडु को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत पड़ता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि विस्तार तो तमिलनाडु तक भी है, क्योंकि जब अभी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसका विस्तार तमिलनाडु तक है, लेकिन क्योंकि बहुत थोड़ा सा हिस्सा पड़ता है तमिलनाडु राज्य का इसके अंतर्गत, जिससे तमिलनाडु राज्य को
पश्चिमी तटीय मैदान से बाहर कर दिया गया। सिर्फ इसमें जो राज्यों को जोड़ा जाता है वो आपका हो गया महाराष्ट्र के बाद गोवा, कर्नाटक और केरल, ठीक है। और यदि आपसे परीक्षा में गुजरात भी दिया है तो प्लीज़ गुजरात को भी टिक करिएगा। वैसे माना नहीं जाता है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में आपको गुजरात भी देखने को मिलेगा कि गुजरात से इसका विस्तार माना जाता है। गुजरात का जो मैदान है उसको भी इसमें जोड़ते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आप सह्याद्री पढ़ते होंगे, सह्याद्री रेंज पढ़ा है, जब आप पश्चिमी घाट कभी पढ़ा है पश्चिमी घाट के बारे में, तो आप बोलते हैं, सामान्य से बोला जाता है पश्चिमी घाट को सह्याद्री रेंज। तो जब सह्याद्री रेंज बोलते हैं तो पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ तक सीमित नहीं होता है। तो आप देखते होंगे मैप में, आप देखेंगे ये जो विस्तार है ये आपका, ये बोला जाता है सह्याद्री रेंज, मतलब ये थोड़ा सा अंदर की तरफ चला जाता है। और जब आप देखेंगे तब यहाँ से लेकर पूरे इस मैदान का विस्तार सह्याद्री रेंज तक आता है। जब आप पश्चिमी घाट कहेंगे तो पश्चिमी घाट का जो विस्तार है वो मूल रूप से इसके पश्चिमी भाग पर ही देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या देखना है, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है, देशांतरीय विस्तार कितना है, पता होना चाहिए। अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार पता होने से एक समस्या खत्म हो जाती है। यदि हम मान लीजिए मैप नहीं बना पा रहे, मान लीजिए मेरे मैप में यहाँ पे त्रुटि है, मैं अच्छे से नहीं ड्रा कर पा रहा हूँ, अक्षांशीय विस्तार आपको पता होता है तो आप खुद से ही अपने मैप में अक्षांश के आधार पर देख के उसका विभाजन कर सकते हो कि इतने अक्षांश से इतने अक्षांश तक इस मैदान का विस्तार है। क्योंकि कोई भी मैप आप खोलते होगे तो उसमें अक्षांशीय विस्तार अवश्य दिया रहता होगा, ठीक है। यदि भारत का आप मैप देखोगे, प्राकृतिक मैप, तो वहाँ पे आपको अक्षांशीय विस्तार अवश्य देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं उनको नोट कर लेते हैं, फिर आगे हम पढ़ते हैं। और क्या चीज़, काठियावाड़ तट है ना, यहाँ पे मैदान की हम बात कर रहे हैं ना, हाँ गुजरात को बोलते हैं, यहाँ पे हम मैदान की बात कर रहे हैं। जब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तो वो वहाँ पे आएगा। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, घाट नहीं पढ़ रहे हैं, हम मैदान की बात कर रहे हैं। तो मैदान के अंतर्गत जो भाग आ रहा है उसी को यहाँ पे समाहित किया जा रहा है। मैंने क्या बोला कि कुछ किताबों में बोला जाता है कि जो गुजरात का मैदान है वो भी इसके अंतर्गत आता है, लेकिन वास्तविक यदि देखा जाए तो गुजरात का जो मैदान है वो इसके अंतर्गत नहीं आता है, वो अलग से विस्तारित है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो शुरुआत करते हैं, इसके बाद साथ साथ समझते चलेंगे और नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप अक्षांशीय विस्तार में नोट कर दे रहा हूँ, इसको आपको अपने शब्दों में लिखना है। देखो अक्षांशीय विस्तार कुछ तो अपने शब्दों में, जैसे मैं यहाँ पे डेटा लिख दूँ और बोल दूँ कि इसको आप अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिख लो, तो इतना तो कर सकते हो कि आप उसको अपने शब्दों में कन्वर्ट करके लिख सकते हो। तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे तटीय मैदान। तटीय अलग से टॉपिक है, नया पेज से शुरू कर देते भैया। तटीय मैदान, ठीक है। अब तटीय मैदान, अभी हिमालय को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है, कितने, सॉरी भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। भारत को देखो, ये तो बेसिक चीजें हैं कक्षा 9, 10, 8 की। भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा जाता है। भारत का जो प्राकृतिक विभाजन है कितने भागों में हुआ है। देखो बेसिक सी चीज है, नहीं बता पा रहे, कितने भागों में भारत का प्राकृतिक विभाजन हुआ है। बस देखो कोई कह रहा है 4, एक कमेंट आ रहा है 4 सही है। देखो ये तो बेसिक सी चीजें हैं, वही चीजें आप पढ़ रहे हो। देखो 4 आ रहा है, 6 आ रहा है। एक तो तटीय मैदान हो गया, एक हिमालयी भाग हो गया, हिमालय बोलते हैं। तीसरा क्या हो गया, प्रायद्वीपीय हो गया। और अच्छा राजस्थान, अच्छा और इस तरह से फिर देखें, फिर दक्कन का पठार भी जोड़ लें। फिर देखो अब ये आपका होमवर्क है, आप कर के आएंगे। बेसिक चीज़ें वही चीज़ आप पढ़ रहे हो, और इसके अंतर्गत आपने 2 चीज़ अभी तक देख लिया। क्या क्या देखा अभी तक, हिमालय देखा आपने, ठीक है। अभी हिमालय के बारे में भी डिटेल से बताया जाएगा जब आप इसके अंतर्गत पढ़ेगा। अभी वो तो आपने हिमालय का वर्गीकरण पढ़ा है, ठीक है। अभी भारत के मैदान, भारत के प्राकृतिक भागों के अंतर्गत अभी आपने हिमालय नहीं पढ़ा है, वो आपने हिमालय की आकार की पढ़ी है, वो अलग चीज़ हो गई, ठीक है। अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ा था, तटीय मैदान से पूर्व में आपने पढ़ा था उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर का विशाल मैदान आपका कवर हुआ है, दूसरा अभी आपका ये कवर हो रहा है। इसके बाद आप सोमवार की कक्षा में पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में, तो उससे आपका पूरा प्रायद्वीपीय पठार आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है।
चलिए, तो सबसे पहले आप हेडिंग डाल लिए तटीय मैदान, और तटीय मैदान के अंतर्गत आपको नोट करना है प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व व पश्चिम में, प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व व पश्चिम में दो सकरे तटीय मैदान देखने को मिलते हैं। दो सकरे तटीय मैदान देखने को मिलते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय एवं पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। जिन्हें क्रमशः पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। ठीक है, इतना हो गया। इनकी उत्पत्ति या इन मैदानों की उत्पत्ति, इन मैदानों की उत्पत्ति आदि नूतन काल में, आदि नूतन काल में अरब सागर ब्लॉक, अरब सागर ब्लॉक और बंगाल की खाड़ी के, और बंगाल की खाड़ी के स्थलीय खंडों के, बंगाल की खाड़ी के स्थलीय खंडों के निमज्जन या अपमज्जन किसके फलस्वरूप हुआ है? निमज्जन के फलस्वरूप हुआ है या अपमज्जन या उपमज्जन के फलस्वरूप हुआ है? जैसे आपने देखा दोनों का जो निर्माण हुआ है वो हुआ है भूगर्भीय घटनाओं प्लेट विवर्तनिकी के कारण। अब क्यों, अब इसमें आगे क्या लिखना, अपमज्जन के कारण या निमज्जन के कारण? अपमज्जन क्या होता है? ऊपर उठना। निमज्जन होता है नीचे बैठना या धंसना, तो धंसा है ना मैदान, तो इसके बाद क्या होगा, निमज्जन के कारण हुआ है। बंगाल की खाड़ी के स्थलीय खंडों के निमज्जन के कारण हुआ है। ठीक है, साक्ष्य क्या है? पश्चिमी घाट में तो आपके पश्चिमी तरफ में क्या साक्ष्य है? पश्चिमी तटीय मैदान के क्या साक्ष्य हैं कि निमज्जन के कारण हुआ है? द्वारका रीजन। ठीक है, और इस तरफ क्या है, पूर्वी तट में क्या है? सुंदरी बन के जो साक्ष्य मिलते हैं वो याद रखना कि कितने मीटर पे मिलते हैं। 150 मीटर पर मिलते हैं, वो हमेशा याद रखना है। कितने मीटर पे मिलते हैं? 150 मीटर पे मिलते हैं। 130 मीटर पर मिलते हैं, भूल जाते हो। 150 नहीं, 150 मैंने क्या बताया था? विभाजन रेखा, समोच्च रेखा। जब भी 150 की बात हुई है, जब आप पढ़ रहे थे असम प्लेन, ये बताया गया था कि तीन तरफ से जो प्लेन है 150 मीटर की समोच्च रेखा इसको जो है सीमा निर्धारित करती है। हाँ, 150 मीटर समोच्च रेखा तीन तरफ से। अभी कापी खोल के देख लेना, हम भी चेक कर लेंगे। और 30 मीटर आपको बताया था कि जो बंगाल का इलाका है वहाँ से 30 मीटर की समोच्च रेखा उसको अलग करती है। ठीक है, चले अब इसमें आपने नोट कर लिया, तो इसका निर्माण इसी के आगे नोट कर लीजिए एक लाइन में। और इनका निर्माण सागरीय तरंगों के अपर्दन, इनका निर्माण सागरीय तरंगों के अपर्दन व निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए, एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। अवसादों के जमाव से हुआ है। ठीक है, और आपने पूर्व में भी जब आपने पढ़ा था प्लेट विवर्तन की,
तो आपने पढ़ा था कि जब अरब जो आपका ब्लॉक है, अरब जो भ्रंश है, ये जब भ्रंशित हुआ था, जब इस पे हिंद महासागर का जल आ गया था, जिसके कारण इसका नाम अरब सागर हो गया, तो बाद के वर्षों में, बाद के समय काल में क्या हुआ, जो सागरीय तरंगे थी वो पत्थर से, वो चट्टानों से टकराती थी, और सैकड़ों वर्षों, हजारों वर्षों में क्या आपको देखने को मिल गया कि धीरे धीरे किनारे के जो मैदान हैं, जो किनारे की चट्टानें हैं, वो कटती चली गई और वो प्लेन समतल होता गया। तो जहाँ तक समतल हो गया, बाद में नदियों द्वारा वहाँ पे निक्षेपण किया गया, सागरीय तरंगों द्वारा वहाँ पे निक्षेपण किया गया, जिसके कारण आज मैदानी रूप में वो भूभाग आपको देखने को मिलता है, जिसके कारण आपका जो पर्वतीय क्षेत्र है वो थोड़ा सा पीछे हट गया है। अब आपको शुरू करना है पश्चिमी तटीय मैदान। पहला आप लिखेंगे आज पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है। और पश्चिमी तटीय मैदान में सबसे पहले अक्षांशीय विस्तार आप नोट कर लीजिएगा। 8 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर, अब इसको अपने शब्दों में नोट करना है, इसको आप देख लो डेटा और अपने शब्दों में इसको नोट करो कि अक्षांशीय विस्तार कितना है और देशांतरीय विस्तार कितना है। सही है, नोट हो गया सबका? नोट हो जाए तो बताएं। हो गया सबका नोट? कुछ गलत नहीं लिखा है इसमें, कुछ गलत नहीं लिखा है, सिर्फ ऐसे नोट कर लो बस। इसमें सब सही लिखा है। ईस्ट होगा ना, तो पहले क्यों नहीं बताया? नोट करते चले गए, सब बेस्ट नोट किए होगे। कितने दिखाओ, कितने लोगों ने ईस्ट लिखा, भी पता चल जाएगा। तुम लिखे ही नहीं हो ईस्ट भी। अभी देखो, रुकिए, तुम्हारी पेन रुकी है, देखो वो, देखो भैया डब्लू कर रहे हैं आपका। हाँ, डब्लू बना, मतलब मत देखो, पढ़ो मत, समझो मत, मतलब जो लिखा गया सीधा लिखते चले जाओ, ठीक है। यहाँ पे गलत है, आप लोगों में भी सारे लोग गलत किए होंगे। यहाँ पे ईस्ट है, वेस्ट कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। जब भारत की अवस्थिति आपने देखा था, जहाँ पे भारत की अवस्थिति होगी तो मैदानों की भी तो वहीं पे होगी ना, तो यहाँ पे ईस्ट होगा। तो गलतियाँ देखा करें, और यदि कहीं गलत है, मान लीजिए हमसे कहीं गलत है, तो उस पर आप बोला करें कि भाई कैसे ऐसे हो गया, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल जो है, इसको लिख लिया आपने कि इस मैदान का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 15 मिनट उत्तरी से लेकर इतना तक है। देशांतरीय विस्तार नोट कर लीजिए अपने शब्दों में। अब आपको नोट करना है कि इसका कुल क्षेत्रफल, इस मैदान का कुल क्षेत्रफल 64,284 वर्ग किलोमीटर है। इसी में अगली लाइन में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अपने शब्दों में नोट करिए, इसका क्षेत्रफल कितना है, 64,284, और इसकी लंबाई है 1400, ये भी नोट करिए। इसकी लंबाई जो है, इस मैदान की जो लंबाई है वो 1400 किलोमीटर है। यह भी अपने शब्दों में नोट करें। कर लिया? हो गया सबका? अब इसके आगे नोट करिए, इस मैदान लंबाई नोट कर लिया ना कि 1400 किलोमीटर है। इस मैदान की चौड़ाई, इस मैदान की चौड़ाई 10 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। मतलब कहीं कहीं 10 किलोमीटर है, कहीं कहीं 20 होगी, कहीं कहीं 30 होगी, और मैक्सिमम 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। तो इस मैदान की चौड़ाई 10 से 80 किलोमीटर तक पाई जाती है। इसका विस्तार
इसका विस्तार दादर नागर हवेली से कन्याकुमारी तक है। इसका विस्तार दादर नागर हवेली से कन्याकुमारी तक है। कन्याकुमारी कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में? तमिलनाडु में पड़ता है। और अभी आपको बताया गया कि इसमें तमिलनाडु राज्य को क्यों नहीं जोड़ते हैं। जब आप पश्चिमी घाट का विस्तार करते हैं, क्योंकि विस्तार तो कन्याकुमारी तक हो रहा है, तो जब आप कहते हो कि इसका विस्तार कहाँ पे है, तो जब राज्यों का नाम आप गिनाते हो तो उसमें तमिलनाडु क्यों नहीं शामिल है? क्योंकि उसका बहुत थोड़ा सा भाग इस मैदान के अंतर्गत आता है। ज़्यादातर इस तमिलनाडु राज्य का जो हिस्सा है वो पूर्वी तटीय मैदान के अंतर्गत आता है। इसलिए तमिलनाडु राज्य को जब हम पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार पढ़ते हैं, तमिलनाडु राज्य को उसमें कंसीडर जोड़ते नहीं हैं, कंसीडर नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप नोट करिएगा अगली हेडिंग, भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति, ठीक है। अब इसमें आपको नोट करना है सीमाओं की दृष्टि से पूर्व में यह 150 मीटर की समोच्च रेखा से, पूर्व में यह 150 मीटर की समोच्च रेखा से लिख लिया। अब आप बताएंगे कि 150 मीटर की समोच्च रेखा से ये किससे अलग होता है? 150 मीटर की समोच्च रेखा है, उससे ये जो आपका मैदान है ये किससे अलग होता है? ये जो मैदान है आपका पश्चिमी तटीय मैदान आप पढ़ रहे हैं, आपने देखा कि सतपुरा रेंज, क्या सतपुरा रेंज पूरे में विस्तारित है, पूरे पश्चिम में? तो सतपुरा रेंज तो सिर्फ यहीं पे है ना। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या लिखा कि 150 मीटर की समोच्च रेखा से। अब 150 मीटर की समोच्च रेखा से क्या अलग, ये मैदान को जो अलग करता है, क्या अलग करता है या किससे अलग होता है? पश्चिमी घाट पर्वत से। इसके बाद क्या, ये मैदान है, ये जो ग्रीनरी दिख रही है मैदान है, मैदान के बाद क्या शुरू हो जाते हैं? पश्चिमी घाट पर्वत। तो 150 मीटर की जो समोच्च रेखा है वो किससे अलग करती है इसको? पश्चिमी घाट पर्वत से अलग करती है। तो उसमें आगे लिखिए 150 मीटर की समोच्च रेखा इसे पश्चिमी घाट पर्वत से अलग करती है। और जो पश्चिमी घाट पर्वत है किस प्रकार का पर्वत है? पश्चिमी घाट जो पर्वत है किस प्रकार का पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है, भ्रंशित पर्वत है। ठीक है, तो भूलना नहीं है कभी, सारे के सारे आपको भ्रंशित देखने को मिलेंगे ज़्यादातर। ठीक है, अब इसका अधिकतम भाग, इसके आगे नोट करिएगा, इसका अधिकतम भाग समुद्री लहरों द्वारा, इसका अधिकतम भाग समुद्री लहरों द्वारा अपरदन जनित है। इसका अधिकतम भाग समुद्री लहरों द्वारा अपरदन जनित है। ठीक है, लेकिन पश्चिम का तटीय भाग निक्षेप जनित है। इसकी पश्चिमी सीमा, इस मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? इस मैदान की पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन करता है? इस मैदान के पश्चिम में क्या है? अरब सागर। हाँ, तो नोट करना है कि इस मैदान की, क्या नोट किया अभी आपने? इसकी पश्चिमी सीमा अरब सागर के सहारे लगी अस्थाई तट रेखा है। अरब सागर के सहारे
ठीक है। अब जो आप लाइन नोट करेंगे इसको थोड़ा सा ब्लैक में नोट कर लेंगे, ब्लैक पेन से नोट करेंगे और इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और इसको पूर्व में मैंने बताया था, इसमें है यहाँ पर हाँ रेड से नोट कर लो, यहाँ पर बहुत सारे समुद्री बीच हैं, यहाँ पर बहुत सारे समुद्री बीच हैं जिसको स्थल मंडल में तो सम्मिलित किया जाता है, जिसको स्थल मंडल में सम्मिलित किया जाता है, लेकिन मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता, लेकिन मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक। अब कारण है क्यों नहीं किया जाता, अभी मैंने आपको बताया था क्यों नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सांस्कृतिक, उसको यदि शब्दावली में कहें भूगोल के तो आप कह सकते हैं सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास नहीं हुआ है। अब सांस्कृतिक भूदृश्यों के अंतर्गत क्या आता है, मानव बसावट आती है, कृषि आती है, बागवानी आती है, ये सारी चीज़ें सांस्कृतिक दृश्यों के अंतर्गत आती हैं। ये सारी चीज़ें आपको इन तटीय क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलती हैं, जिसके कारण हम इसको मैदान के अंतर्गत कंसीडर नहीं कर सकते हैं, हालांकि यह स्थल रूप में सम्मिलित होते हैं। अब आपने पढ़ा अभी कि इस तट के किनारे बहुत सारे समुद्री बीच हैं, तो आप में से कौन बताएगा इस तट के किनारे कुछ ऐसे समुद्री बीच को जिनको अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? बताएगा कोई? कोई ऐसा बीच है इस तट का जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है? बोलो, नाम बताओ, नाम बताइए। मतलब कुछ समुद्री बीचों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, किसी को नहीं पता है। देखो ये तो बहुत बड़ी कमी है फिर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हैं तो फिर दिक्कत है। हाँ पढ़ाते हैं तो बताओ ना, इस पे कोई तो एक आना चाहिए। केरल का कप्पड़ बीच तो याद आना चाहिए, केरल से कप्पड़, इतना तो आसान। दमन का कौन सा है? घोघला बीच कहाँ का था? घोघला बीच आपने पढ़ा था? घोघला बीच आपने पढ़ा है, कहाँ का है? देखो अब आज का होमवर्क है कि यहीं पे एक लाइन छोड़ दो, 1 से 2 पंक्ति छोड़ दो इसी के नीचे, ठीक है, और उसी में नोट डाउन करके लिख लेना इस तट के किनारे, अभी इसी के नोट करना सिर्फ, इस तट के किनारे कौन कौन से समुद्री बीच हैं जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है, ठीक है। या 2 पंक्ति छोड़ दो, सारे एक साथ ही नोट कर लेना जिनको लेटेस्ट दिया गया है, ठीक है। और कर लेना ज़रूर, कल चेक किया जाएगा और याद भी होना चाहिए। और रुषिकोंडा बीच कहाँ का है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था? गोल्डन बीच कहाँ का है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था? राधानगर बीच कहाँ का है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया था? ये तो पेपर में भी पढ़ा होगा आपने, बहुत अच्छे से न्यूज़ छपी थी। देखो ध्यान नहीं दे रहे हो, नाम याद, परीक्षा में नाम दे के पूछा जा सकता है। सबका नाम दे दिया, बोल दिया कि मैचिंग करो, राज्यों की मैचिंग करो, ठीक है। तो पता होना चाहिए। गोल्डन बीच उड़ीसा का था, रुषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश का था, राधानगर बीच अंडमान निकोबार का था, तो याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, इसमें नोट कर लिया ना, मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, यहीं तक नोट किया है ना। आगे नोट करिए, क्योंकि कारण भी नोट कर लीजिए। हाँ इसी में कारण भी नोट होना चाहिए ना। मैदानी क्षेत्र में नहीं आते हैं, 4 दिन बाद भूल जाओगे क्यों नहीं आते हैं, तो कारण भी पता होना चाहिए। क्योंकि 2 पंक्ति छोड़ के नोट करना, बाकी उसमें समुद्री बीच जिनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट दिया गया है उनके नाम होने चाहिए। क्योंकि यहाँ पर अस्थायी रूप से, क्योंकि यहाँ पर अस्थायी रूप से सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास
क्योंकि यहाँ पर अस्थायी रूप से सांस्कृतिक भूदृश्यों का विकास नहीं किया जाता है। क्यों नहीं किया जाता है? क्यों नहीं किया जाता है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है स्थलाकृति जो है उसके अनुरूप नहीं है कि यहाँ पे आप कुछ इस तरह की सांस्कृतिक गतिविधियाँ, सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण कर सकें। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब नोट करिए आगे अगली लाइन में, एक लाइन छोड़कर। अब पेन चेंज कर दीजिए, अब हो गया ना, ये ज़रूरी था क्योंकि अंतर है ये। बाद में आपको जब आप अंतर पढ़ोगे पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदानों में क्या अंतर है, तो उसमें एक कारण यह भी आएगा, एक कारण चौड़ाई की इनकी आएगी। ठीक है, एक कारण आ जाएगा कि इधर डेल्टा बनता है, इधर एस्चुरी बनता है। तो जब आप अच्छे से नोट किए रहोगे कारण आपको अभी पता रहेंगे। ठीक है, अगला नोट कर लीजिए, इस पश्चिम तटीय मैदान की दक्षिणी सीमा, इस पश्चिमी तटीय मैदान की दक्षिणी सीमा कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी है। ठीक है, आगे आप एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहीं पे आप जब पढ़ते हो पश्चिमी घाट पर्वत, तो पश्चिमी घाट पर्वत का दक्षिणतम विस्तार क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत का दक्षिणतम विस्तार क्या है? एक ऐसा ज्वाइंट है जहाँ पे बहुत सारी पहाड़ियाँ आके मिलती हैं, जैसे अनाईमुड़ी हो गया, कैप कैमोरिन हो गया, ये सारी एक जगह आके मिलती है। उनको एक लाइन से जब मिलाया जाता है तो वही जो लास्ट बिंदु आता है वही आपका पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार आता है। तो जब पश्चिमी घाट पर्वत पढ़ाया जाएगा तो वहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए मैप खाली रहा करो, मैप में दिमाग लगाया करो, मैप पढ़ना चाहिए, मैप जानकारी रहेगी तभी भूगोल हो पाएगा अच्छे से। चलिए आगे नोट कर लीजिए, कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन, अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, नागरकोइल, नागरकोइल के बिंदु को एक सीधी रेखा से मिलाया जाए, के बिंदु को एक सीधी रेखा से मिलाया जाए तो यह रेखा एक रिज बनाती है, एक रिज बनाती है जो पश्चिमी घाट पर्वत का दक्षिणतम विस्तार है, जो पश्चिमी घाट पर्वत का दक्षिणतम विस्तार है। यह रिज पूर्व तटीय मैदान, यह रिज पूर्व तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को अलग करती है। यह रिज पूर्व तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को अलग करती है। ठीक है, दक्षिणी नोट कर लिया। अब इसी का अगली लाइन में नोट करो, इस मैदान की उत्तरी सीमा पर दमन तट स्थित है। इस मैदान की उत्तरी सीमा पर दमन तट स्थित है। यहीं पर दादर नागर हवेली, यहीं पर दादर नागर हवेली केंद्र शासित प्रदेश है। जिसके उत्तर में गुजरात प्रारंभ हो जाता है, जिसके उत्तर में गुजरात प्रारंभ हो जाता है। पश्चिम तटीय मैदान का विस्तार, पश्चिम तटीय मैदान का उत्तरी विस्तार, पश्चिम तटीय मैदान का उत्तरी विस्तार महाराष्ट्र तक सीमित है।
अब एक वर्ड अभी नोट किया, दादर नागर हवेली। एक प्रश्न बनता है कि क्या दादर नागर हवेली स्थल रुद्ध केंद्र शासित प्रदेश है या इसकी जलीय सीमा लगती है? जलीय सीमा लगती है। दादर नागर हवेली की जलीय सीमा लगती है। फिर से मैप खोलो और देखो, दादर नागर हवेली की जलीय सीमा लगती है। कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में देखने को मिलेगा? गुजरात में देखने को मिलेगा ना, देखने को मिलेगा ना। तो इसकी स्थलीय सीमा लगती है, जलीय सीमा लगती है। स्थल रुद्ध है, स्थलाबद्ध है। देखो पहले तो आपका एक होमवर्क ये भी बन जाता है कि जो भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से कौन से स्थलारुद्ध हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, भारत के कितने राज्य ऐसे हैं जो तटीय हैं, उनका नाम पता होना चाहिए। भारत के कितने राज्य हैं जो स्थलरुद्ध हैं, उनका नाम पता होना चाहिए। ठीक है, और भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका विस्तार दोनों तटों पर आपको देखने को मिलता है? कौन सा है? भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसका विस्तार दोनों तटों पर देखने को मिलता है? तमिलनाडु। इसके अतिरिक्त तमिलनाडु आप नहीं कह सकते हो। तमिलनाडु में तो विभाजक रेखा आपको देखने को मिलेगी। इधर तो आपका केरल आ जाता है, मैप में देखो केरल देखने को मिलेगा आपको। तमिलनाडु में कहाँ आ जाए? केंद्र शासित प्रदेश पौंडीचेरी पढ़ा है? पौंडीचेरी पढ़ा है ना? तो पौंडीचेरी का बारे में पता होना चाहिए कि इसके कौन कौन से ज़िले हैं जो आपके पश्चिमी भाग में देखने को मिलते हैं और कौन से ज़िले हैं जो पूर्वी भाग में देखने को मिलते हैं। कौन कौन से ज़िले हैं उसके? एनम, माहे, कराईकल। ठीक है, अब इसमें से कौन पूर्वी घाट पे स्थित है और कौन से पश्चिमी घाट से लगा हुआ है या पश्चिमी क्षेत्र में है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर अब पूर्वी तट पे है या पूर्वी घाट में है तो किस राज्य के अंतर्गत आता है जिला, क्योंकि एक ही राज्य में नहीं है सारे, वो राज्य भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका होमवर्क है, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। चलिए अब इसमें नोट कर लीजिए, राज्यों के आधार पर पश्चिमी घाट को, पश्चिमी तट मैदान को, राज्यों के आधार पे पश्चिमी तटीय मैदान को कई उप विभागों में बांटा जाता है। कई उप विभागों में बांटा जाता है। ठीक है, अब इसमें नीचे नोट करना है क्रम से, क्योंकि तीन उप विभागों में बांटा जाता है। तो पहला नोट करिए, कोंकण या महाराष्ट्र प्लेन या तट। कोंकण या महाराष्ट्र तट। और आप जानते हैं परीक्षा में ये भी पूछा जाता है कभी कभी कि कोंकण तट से कौन सा राज्य संबंधित है, मालाबार तट से कौन सा राज्य संबंधित है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी भैया ने पूछा था गुजरात से संबंधित, क्या पूछा था आपने? कौन सा? कठियावाड़ तट। तो इससे पूछा जाता है ना कि कौन सा तट जो है किस राज्य से संबंधित है। तो जब आप पढ़ रहे हो उसको, तो आपका काम बनता है कि उन चीज़ों को भी जाकर एक बार देख लो, और हो सके तो उसी अपनी अभ्यास पुस्तिका में जहाँ पे लिख रहे हो वहीं पे कहीं नोट करके साइड में आप कर सकते हो। ठीक है, कि कौन सा तट किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो आपने क्या लिखा? कोंकण या महाराष्ट्र प्लेन। ठीक है, लिखिए, इसका विस्तार महाराष्ट्र के उत्तरी भौतिक प्राकृतिक सीमा से, इसका विस्तार महाराष्ट्र के उत्तरी भौतिक प्राकृतिक सीमा से, उत्तरी भौतिक प्राकृतिक सीमा से प्रारंभ होकर समूचे महाराष्ट्र तक है। समूचे महाराष्ट्र तक है। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे कि इसमें एक वर्ड बोला गया कि समूचे महाराष्ट्र तक है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जहाँ भी कोंकणी एक भाषा होती है, सबको पता है, तो जिन क्षेत्रों में कोंकणी भाषा बोली जाती है वहाँ तक इसका विस्तार कोंकण तट का विस्तार माना जाता है। ठीक है, तो मौखिक रूप से क्या है कि जहाँ तक कोंकणी भाषा बोली जाती है जिन क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में, वहाँ तक इस तट का विस्तार माना जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो अगला नोट करिए, कनारा कन्नड़ या कर्नाटक तट। कनारा इसी का नाम है, कनारा बोल सकते हो या आप कन्नड़ बोल सकते हो या आप कर्नाटक बोल सकते हो। तो तीनों लिख लीजिए, कनारा या
कन्नड़ या कर्नाटक तट। ठीक है, यह भाग कोंकण तट के दक्षिण में, यह भाग कोंकण तट के दक्षिण में, यह भाग कोंकण तट के दक्षिण में दमन से लेकर कौन सा नोट कर रहे हो अभी आप? कनाडा ना, तो दमन नहीं होगा, दमन से तो वो हो जाएगा ना। देखो तो बोला तो नहीं कोई, नोट तो कर लिए सब शांतिपूर्वक, बोला नहीं कोई। इसमें लिखो गोवा से लेकर मंगलौर तक फैला है। यह तट गोवा से लेकर मंगलौर तक फैला है। उत्तरी भाग में यह सकरा, उत्तरी भाग में यह सकरा किंतु दक्षिणी भाग में अधिक चौड़ा है। दक्षिणी भाग में अधिक चौड़ा है। ठीक है, बाकी क्योंकि यहाँ पे कृषि भी की जाती है, बहुत सारे फल भी उगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पे कौन कौन सी खेती होती है? कर्नाटक में तटीय क्षेत्रों में किस चीज़ के मैदान आपको देखने को मिलते हैं? सुपारी, गरम मसाला, केला, इन सब के बागान आपको देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं? क्योंकि तटीय क्षेत्र है, वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होने के साथ साथ क्या होता है? वर्षा अधिक होगी तो गर्मी भी अधिक होगी, क्योंकि तटीय क्षेत्र है। ठीक है, और क्योंकि जब आप मानसून पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसी पश्चिमी तटीय मैदान के सहारे मानसूनी हवाएं जो हैं वो आगे बढ़ती हैं। ठीक है, तो टकराती रहती हैं, जिसके कारण इस क्षेत्र में अच्छी खासी वर्षा तटीय क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये लिखाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ पे इन चीज़ों की जो है बागानी खेती की जाती है। तो ये चीज़ आप स्वयं से जान सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि नोट्स बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं करना है। जितना छोटा रहेगा उतना पढ़ने में आसानी होता है। ठीक है, अब अगला नोट करिए, मालाबार तट या केरल प्लेन। ये तो आपको किताबों में भी मिल जाएगा देखने को कि क्या क्या खेती होती है, क्या होता है, तो एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी है। अगला नोट कर लीजिए, मालाबार या केरल तट कर्नाटक के दक्षिण में, यह तट कर्नाटक के दक्षिण में यह तट विस्तारित है। इसका दक्षिणतम विस्तार कुमारी अंतर्द्वीप तक है। कुमारी अंतर्द्वीप तक है। ठीक है, और मैंने बताया मालाबार क्यों पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे जो क्षेत्र है यहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है, और उसी के आधार पे इस तट का नाम, इस क्षेत्र का नाम मालाबार तट पड़ा था। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चाहे कौन सा आपने लिखा, दक्षिणतम विस्तार क्या लिखा आप? कुमारी अंतर्द्वीप या कन्याकुमारी आपने देखा है, तो दोनों चीज़ें आप लिख सकते हैं। तो जो भी आपको याद आए आप कह सकते हैं। ठीक है, इसका, और आपको मैंने पूर्व में बताया कि इसका जो विस्तार है वो तमिलनाडु राज्य में, क्योंकि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, तमिलनाडु राज्य में भी देखने को मिलता है। लेकिन कारण मैंने आपको बता दिया कि क्यों इसको तमिलनाडु राज्य में नहीं जोड़ते हैं, क्यों तमिलनाडु राज्य को पश्चिमी तटीय मैदान के अंतर्गत नहीं जोड़ते हैं, ये भी आपने नोट कर लिया है। अब बात आती है उत्पत्ति। तो हेडिंग आप डालेंगे कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। आप पढ़ चुके हैं लेकिन डाल लीजिए, थोड़ा सा लिख लेते हैं। उत्पत्ति कैसे हुई? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? हाँ, प्लेट विवर्तनिकी के कारण। क्या प्लेट विवर्तनिकी की घटनाएं घटी जिसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई? आपने पढ़ा है पूर्व में, क्योंकि नोट नहीं कराऊंगा, ये आपको अपने शब्दों में नोट करके लेके आना। कैसे हुई, किस काल में हुई, पीरियड क्या था? इयोसीन काल था। ठीक है,
तो काल महत्वपूर्ण है, किस काल में इसका निर्माण हुआ, वो है इयोसीन काल। तो इयोसीन काल में इसका निर्माण हुआ। इयोसीन काल में प्लेट विवर्तनिकी की क्या चीज़, नहीं, इयोसीन काल, इयोसीन या पूर्व कैम्ब्रियन या प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन या पूर्व कैम्ब्रियन एक ही है, बोल सकते हो, लेकिन इयोसीन काल आप याद रखिए, याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इयोसीन काल आपको याद रखना है। दूसरा क्या आपको याद रखना है इसमें कि निर्माण कैसे हुआ इसका, जब अरावली का अग्रभाग टकराया था उसके फलस्वरूप जो दबाव पड़ा था इस प्रायद्वीपीय भाग पे, जिसके कारण भ्रंशन हुआ था, और ये घटना आपको देखने को मिलती है, ये ब्लॉक आपको धंसा हुआ देखने को मिलता है। बाद के समय में क्या हुआ कि अभी आपने शुरू में ही नोट किया है, जब आपने तटीय मैदान नोट किया था कि क्या था, जो सागरीय लहरें थी, सागरीय लहरें लगातार अपरदन कर रही थी, जिसके बाद समय काल में इस भूभाग का, इस मैदान का निर्माण हुआ, जहाँ पे बाद में नदियों द्वारा निक्षेपण किया गया और भारी मात्रा में यहाँ पे अवसाद का भी जमा हुआ, और ये मैदान आज उपजाऊ मैदान के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात आती है कि स्थल रूप कौन कौन से, तो इसको आपको नोट कर लेना है। 3 से 4 पंक्तियों में आप अपने शब्दों में नोट कर लेंगे, क्योंकि बार बार पढ़ चुके हो, एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी इस पर आप लिख चुके हो, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे जो एस्चुरी मिलती है, जो डेल्टा मिलती है, वो आपको क्या करना है कि साथ साथ परिभाषा भी उनका नोट कर लेना यहीं पे कि एस्चुरी किसको कहते हैं, डेल्टा किसको कहते हैं, ठीक है। दोनों परिभाषाएं भी आपको नोट कर लेनी है एक ही साथ, कि जब भी आप पढ़ो इसको तो ये ना हो कि आप पढ़ लो कि इस भाग में एस्चुरी मिलती है और उस समय आप भूल जाओ कि एस्चुरी क्या होता है, आपको पेज पलटना पड़े। तो उसी पेज पे एस्चुरी की परिभाषा भी लिख लेना, किस परिस्थितियों में एस्चुरी का निर्माण होता है वो भी नोट कर लेना, और उसी के साथ साथ आप डेल्टा भी नोट कर लेना। तो एस्चुरी और डेल्टा दोनों आपको नोट करना है। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो स्थल रूप हैं वो एस्चुरी प्रकार के देखने को मिलते हैं, जबकि आप पूर्वी तटीय मैदान की बात करेंगे तो यहाँ पे डेल्टा प्रकार के आपको स्थल रूप देखने को मिलते हैं। तो स्थल रूप के बारे में आपको नोट करना है, ये आप नोट करके लेके आएंगे, ठीक है। क्या क्या नोट करके आएंगे, पहली तो उत्पत्ति नोट करके आएंगे कि उत्पत्ति इस मैदान की कैसे हुई, अपने शब्दों में पहले रफ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार, पहली बार में इस पे मत नोट करिएगा, पहले एक बार रफ पे खुद से नोट करिएगा, फिर उसको पढ़िएगा, फिर उसमें कुछ कमी आएगी फिर दोबारा लिखिएगा, क्योंकि यदि आप कोई भी उत्तर आप लिखते हैं स्वयं से, और यदि आप स्वयं से ही उसको एक बार पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से कुछ कमियां आपको देखने को मिलेंगी। कितना भी बढ़िया आपने लिख दिया है, दोबारा आप पढ़ेंगे आपको लगेगा नहीं, यहाँ पे इस तरह का शब्द प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो कोई भी उत्तर लिखें, कुछ भी लिखें, एक बार उसको पुनः रिव्यू कर लिया करें, स्वयं से ही कर लिया करें, ठीक है। तो कल जितने लोग आंसर दिए थे सबका सबमिट हो गया था ना, आप सबको मिल गया था ना। अब यहाँ पे जो स्थल रूप हैं, एक तो आपका हो गया डेल्टा एस्चुरी हो गया, ठीक है। दूसरे यहाँ पे जो देखने को मिलते हैं वो आप नोट कर लीजिए। पहला स्थल रूप डेल्टा एस्चुरी देखने को मिलता है, वो आप लाइन छोड़ दीजिए, टोटल आप छोड़ सकते हैं अपने अनुसार जितने में आप व्याख्या कर ले जाएं। तो स्थल रूप हेडिंग डालनी है, सबसे पहले स्थल रूप हेडिंग डालिए, इतना छोड़ दिए बहुत हो जाएगा, इतने में नहीं लिख पाओगे, अच्छा ठीक है। स्थल रूप हेडिंग डालो। स्थल रूप में पहला हो गया एस्चुरी। स्थल रूप में पहला जो स्थल रूप देखने को मिलता है इस तटीय मैदान में वो होता है एस्चुरी। तो पहला स्थल रूप एस्चुरी आप लिखोगे, एस्चुरी क्यों देखने को मिलता है और एस्चुरी किसे कहते हैं। दूसरा जो स्थल रूप है उसके बारे में नोट करो। यहाँ पर उत्थित बीच देखने को मिलते हैं, यहाँ पर उत्थित बीच देखने को मिलते हैं, जिनकी ऊंचाई 30 मीटर से 91 मीटर तक होती है। यहाँ पर समुद्री अपरदन से बने मैदान भी, यहाँ पर समुद्री अपरदन से बने मैदान भी देखने को मिलते हैं। अगली पंक्ति में नोट करिएगा, त्रिवेंद्रम से, त्रिवेंद्रम कहाँ पे पड़ता है, किस राज्य में, त्रिवेंद्रम से 14 किलोमीटर दक्षिण की तरफ, 14 किलोमीटर दक्षिण की तरफ कोवलम बीच, सुना है कि नहीं सुना है, सुना है, ठीक है, नोट कर लीजिए।
कोवलम बीच स्थित है जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। त्रिवेंद्रम से 14 किलोमीटर दक्षिण की तरफ कोवलम बीच स्थित है जहां बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हाँ, स्तूप पहली बार सुन रहे हैं सर। बालू का स्तूप पाए जाते हैं, ठीक है। केरल में इनको टेरिस कहा जाता है। नोट कर लीजिए, TEIRS। अब जैसे आप उच्चारण करते हो इस शब्द का, उस तरह से आप नोट कर सकते हैं। केरल में ये जो बालू का स्तूप हैं, जो इनका फैलाव देखने को मिलता है, इनको स्थानीय स्तर पर टेरेस नाम से जानते हैं, ठीक है। जो बालू का स्तूप हैं, जो लंबे भूभाग पे आपको देखने को मिलते हैं, उनका स्थायी जो वहाँ का स्थानीय नाम है वह टेरेस है। इसको आप नोट कर लेना है। अगली लाइन आप नोट करिए, अगली लाइन में नोट करिए, पश्चिमी तटीय मैदान पर अगला पॉइंट है ये, पश्चिमी तटीय मैदान पर पूर्वी तटीय मैदान की तरह पश्च जल झीलें या लैगून झीलें पाई जाती हैं। इनको स्थानीय स्तर पर क्याल्स, नोट कर लीजिए, KAYALS, इनको स्थानीय स्तर पर क्याल्स नाम से जाना जाता है। इनको स्थानीय स्तर पर क्याल्स नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब आप बताएंगे भारत में कम से कम 2 झील ऐसी बता दीजिए जो पश्च झील है या लैगून झील है। चले, और चिल्का की तो बात मत करिए क्योंकि आप अभी पढ़ रहे हो पश्चिमी घाट, तो चिल्का की बात क्यों करें। पश्चिमी में कोई एक बता दो। बेम्बनाद पढ़ा है, अष्टामुदी, बेम्बनाद, सारे की सारे केरल में है। तो बेम्बनाद है पश्च झील, तो पता होना चाहिए, ठीक है। वो तो बांध दो, झीलों का आपको बताया जाएगा, कौन सी लैगून झीलें हैं, कौन सी उल्कापातीय झीलें हैं, वो सारी बताई जाएंगी, लेकिन याद होना चाहिए कम से कम। जब वो शब्द आ रहा है तो उस शब्द से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें हैं वो याद आनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो आपने पढ़ा था कि पश्चिमी घाट में जो है आपको एस्चुरी देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन इसका एक अपवाद है, एक नदी के बहती है यहाँ पे जिसका नाम है मांडवी नदी। मांडवी नदी सुना है? तो जो मांडवी नदी है वो एस्चुरी नहीं बनाती है बल्कि डेल्टा बनाती है। तो एक अपवाद भी है मांडवी नदी जो आपको याद रखना है, ठीक है, कि मांडवी नदी है जो जो एस्चुरी नहीं बनाती बल्कि डेल्टा बनाती है, और बाकी की जो भी नदियाँ हैं वो आपके एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है। तो एक आपको इसको रिमाइंडर रखना है हमेशा के लिए। इसके बाद यहाँ पे आपको नोट करना है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, लैटराइट मृदा या लैटराइट के मैदान। नोट कर लीजिए, लैटराइट के मैदान, अगला पॉइंट हो गया लैटराइट के मैदान। इसी में जो आप नोट कर रहे थे ना, जैसे अभी आपने देखा क्याल्स के बारे में आपने देखा, इससे पूर्व आपने देखा था, तो इसी में आप नोट कर रहे हो जो स्थल रूप है लैटराइट के मैदान। अब एक बात बता दीजिए, लैटराइट के जो मैदान हैं किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं? लैटराइट के जो मैदान हैं किन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं? ये मैं नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा किन क्षेत्रों में, इनकी वहाँ की भौगोलिक अवस्थिति, जलवायु क्या होती है इनकी, मैं इस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। लैटराइट मृदा जो मिलती है वो ज़्यादातर भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में मिलती है, विषुवतीय क्षेत्रों में मिलती है, ठीक।
अब अगर विषुवतीय क्षेत्र में लैटराइट मृदा मिलती है तो यहाँ पे कैसे पाई जाती है, क्योंकि अब तो हम विषुवत रेखा से बहुत दूर हैं, तो क्यों पाई जाती है? सबसे पहली बात कि आप जानते हैं पहले अफ्रीका से जुड़ा हुआ था, कुछ समय काल ये भूमध्य रेखा पर भी रहा होगा भारतीय भूभाग, और भूमध्य रेखा के बाद जब रहा होगा तो मृदा परिवर्तित हुई, उस वहाँ की परिस्थितियाँ बनी। लेकिन आज ऐसा क्यों पाया जाता है? क्योंकि आज तो हम लगभग हज़ारों साल हो गए, हज़ारों वर्ष हो गए हम भूमध्य रेखा से बहुत आगे निकल आए, तो ऐसा क्यों है कि आज ऐसा देखने को मिलता है? कारण है कि वहाँ की जो आपकी पश्चिमी घाट की जो जलवायु है वहाँ पे देखने को मिलती है कि भूमध्य रेखीय प्रकार की जलवायु आप कह सकते हैं। कैसे विषुवतीय जलवायु कह सकते हैं? उच्च ताप होता है, वर्षा भी उच्च होती है, ठीक है, जिसके कारण ये जो लैटराइट मृदा है ये आपको इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो लैटराइट मृदा क्यों मिलती है? कारण इसको पता होना चाहिए कि भाई ऐसा कारण है कि यहाँ पे जो जलवायु है वो जलवायु दशाएं इसके अनुकूल हैं, ज़्यादा वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा के साथ साथ यहाँ पे ज़्यादा ताप जो है वर्ष भर लगभग समान रहता है, जिसके कारण आपको ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पश्चिमी घाट में लैटराइट मृदा क्यों मिलती है, तो आप 3 से 4 पंक्तियों में जवाब दे सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप बताएंगे कि जब अफ्रीका से अलग हुआ था तो भूमध्य रेखा को क्रॉस कर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। आज की जो स्थिति है तो जो कुछ समय काल के लिए भूमध्य रेखा पर ये भूभाग रहा होगा, तो वहाँ की जो जलवायु थी उस जलवायु को इस भूभाग ने अपने अंदर धारण किया, और वो चीज़ें बदलाव क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज जहाँ पे भारत है, आज जहाँ पे ये मृदा पाई जाती है उस क्षेत्र विशेष में इस प्रकार की जलवायु मिलती है कि आज ये मृदा परिवर्तित नहीं हुई है। तो लैटराइट मृदा क्यों, ये आप नोट कर लीजिए। इस भाग में पर्याप्त वर्षा, इस भाग में पर्याप्त वर्षा और तापमान की अधिकता देखने को मिलती है। इस भाग में पर्याप्त वर्षा और तापमान की अधिकता देखने को मिलती है, जिसके कारण आज भी यह भूभाग भूमध्य रेखा से या विषुवतीय रेखा से, विषुवत रेखा से, जो भी आप लिख सकते हैं लिख लीजिए, दूर होने के कारण भी लैटराइट मृदा से युक्त है। ठीक है। अब इसमें कुछ स्थान पढ़ते हैं पश्चिमी, जब आप मैप देखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपका होमवर्क है कि जैसे आपने सुना पढ़ा कि पश्चिमी तट का जो विस्तार है वो किन राज्यों में है। आपने देखा महाराष्ट्र में है, केरल में है, गोवा में है, कर्नाटक में है, ठीक है। अब आपका काम बनता है कि कुछ ज़िले इनके ऐसे होंगे, जो ये राज्य हैं इनके कुछ ज़िले ऐसे होंगे जो तटीय क्षेत्रों में अवस्थित होंगे। तो उन ज़िलों का नाम आपको यदि क्रम से याद रख सको, 2, 4, 6 का याद रख सको तो याद कर लेना ज़रूरी है, ठीक है, कि क्रम में कौन कौन से ज़िले हैं जो तटीय क्षेत्रों में अवस्थित हैं, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। कौन कौन से ऐसे हैं या कौन सा प्रमुख ऐसा शहर है जो तटीय क्षेत्र में अवस्थित है, उनका क्रम आपको याद हो जाना चाहिए, ठीक है। कुछ ऐसी स्थलाकृतियाँ आपको होंगी, उनको आपको याद कर लेना है। तो ये आपका काम बनता है। मैप खोलिएगा, भारत का मत खोलिएगा, पहले एक एक राज्य का मैप खोलिएगा, वहाँ पे चीज़ें आपको विस्तृत देखने को मिल जाएंगी कि कौन सा जिला है, तो उस ज़िले का नाम आपको नोट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप नोट करोगे त्रिवेंद्रम, आप नोट करोगे। अलेप्पी एक स्थान है, बहुत चर्चा में रहता है, किस राज्य में पड़ता है? अलेप्पी स्थान किस राज्य में पड़ता है? नहीं सुना है, नाम ही नहीं सुना है आज तक। अलेप्पी अभी तक नाम ही नहीं सुना, कैसी बात कर रहे हो? ये नाम नहीं सुना है, अलेप्पी। नहीं सुना है? केरल में देखो, केरल में देखो, ये जिला नहीं है, स्थान में बोल रहा हूं। इसके बाद आप देखोगे बहुत सारे, जैसे आप
माहे आप देखोगे, माहे आपको देखने को मिलेगा, माहे देखने को मिलेगा। कालीकट बंदरगाह आपको देखने को मिलेगा इस तटीय क्षेत्र में। मंगलौर आपको देखने को मिलेगा। तो जो इस तरह के कुछ चर्चित स्थान है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उनका यदि क्रम आप याद रख लोगे 3 से 4, कोई बात नहीं, गूगल सर्च कर लेना, ले जाके आपको दिखा देगा गूगल मैप पे, ठीक है। चलें, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जो तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो प्रमुख स्थान है, जरूरी नहीं है कि जो क्षेत्र हो वो तट से लगा हो, ठीक है, लेकिन क्या चीज़ें हैं कि यदि वो किसी भी कारण से चर्चा में है, किसी भी कारण से चर्चा में रहता है समसामयिक संदर्भों में, तो वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मंगलौर देखने को मिलेगा, नेत्रावती नदी आपको देखने को मिलेगी, कन्नानूर जिला आपको देखने को मिलेगा। कन्नानूर जिला किस में पड़ता है? कोलम आपको देखने को मिलेगा, कोलम बीच आपको देखने को मिलेगा, कैप कैमोरिन देखने को मिलेगा। तो इन सारी चीज़ों को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका काम बनता है कि आप देखें माहे कहाँ पे पड़ता है। माहे आपको देखने को मिलेगा इस भाग में, ठीक है। तो माहे देखने को मिलेगा, तो बाकी के 2 अन्य कहाँ पे हैं? कराईकल हो गया, एनम हो गया, ये कहाँ पे हैं? तो उन राज्यों को भी आप नोट कर लीजिएगा किस राज्य में ये क्षेत्र आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एनम आप देखोगे तो आंध्र प्रदेश में, कराईकल आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब बचा है आपका पूर्वी तटीय मैदान। यदि आप स्वयं से लिख पाना तो विस्तार लिख लेना, रहने देना लिखने को, मैं लिखवाऊंगा। तो कल तो होगी नहीं चर्चा। अगर वीडियो मैं रिकॉर्ड कर दूंगा तो कल ही आपको लिंक दे दूंगा, जो ग्रुप है, ठीक है। तो उस ग्रुप से आप जुड़े रहिएगा, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से आप पूर्वी तटीय मैदान आप कर लीजिएगा, जिससे सोमवार से आपकी जो चर्चा हो वो आपकी शुरू हो प्रायद्वीपीय भाग से। प्रायद्वीपीय पठार के बाद जो है हम अध्ययन करें, ठीक है। और जिन लोगों ने अभी तक एटलस नहीं लिया है, जिन लोगों ने अभी तक मुख्य परीक्षा जो उत्तर लेखन के लिए बुकलेट बताई है नहीं लिया है, प्लीज़ ले लीजिए, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। नहीं लेंगे तो नुकसान आपका है, ठीक है। चलें।